वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो अभी भी बहुत अच्छे से मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ है, बट फिर भी आप लोगों की जो डाउट्स थे टेलीग्राम ग्रुप पे जो आप लोगों ने भेजा था वो मैं अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था वो था कि कोई भी अल्टरनेटर है, उसका क्वाइल स्पान हमें दिया गया है 2/3 ऑफ पोल पिच। मतलब क्वाइल स्पान हमें दे दिया गया है 2/3 ऑफ पोल पिच, और पूछा जा रहा है क्वाइल स्पान फैक्टर बताइए। यानी हमें पिच फैक्टर पूछा जा रहा है, क्या होगा। पिच फैक्टर क्या होता है? कॉस अल्फा बाई 2। हमें अल्फा पता चल जाए तो पिच फैक्टर पता चल जाएगा। इसी को क्वाइल स्पान फैक्टर या इसी को पिच फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए एक बात, Kp इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। क्वाइल स्पान क्या होता है? बीटा। मतलब हमें बीटा की वैल्यू पता है 2/3 टाइम्स ऑफ पोल पिच। अब बीटा इज इक्वल टू 2/3 पोल पिच। पोल पिच मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। पोल पिच क्या होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहां से पोल पिच 180 रख दीजिए, कितने टाइम जाएगा? 60 टाइम्स। तो बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बीटा हमें मिल गया 120 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 180। बीटा हमें पता है 120, तो अल्फा यहां से हमें मिल गया 60 डिग्री। तो अल्फा अगर 60 डिग्री मिल गया तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस 60 बाई 2 दैट इज कॉस 30। तो केपी हमें कितना मिल गया? 0.866। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कुछ भी यहाँ पे डाउट वाली बात नहीं है। क्वाइल स्पान होता है बीटा। अल्फा अगर नहीं पता किसी को तो ये होता है कॉर्डिंग एंगल। कॉर्डिंग एंगल या इसी को शॉर्ट पिच एंगल भी बोलते हैं। शॉर्ट पिच एंगल इसी को बोला जाता है। अब एक डाउट था आप लोगों का, देख लेता हूं मैं। एक इस क्वेश्चन की तरह डाउट था आपका। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक अल्टरनेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे। कोई भी अल्टरनेटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है व्हेन लोड इंक्रीजेस विथ कांस्टेंट फील्ड एक्साइटेशन। अब बोला जा रहा है कि अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं, लोड को इंक्रीज किया जाता है, बट जो एक्साइटेशन है उसे रखा जाता है कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो मतलब पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा? रिएक्टिव पावर। Q बराबर कांस्टेंट। राइट, यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर भी आपका कांस्टेंट होगा। अब हम जानते हैं एक पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ई हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? देखिए ई हमारा इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है। फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स कटिंग एक्शन कितना होगा? कांस्टेंट, दैट इज ईएमएफ इज कांस्टेंट। उसके बाद रिएक्टेंस को तो हम ऐसे ही कांस्टेंट लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है कि हम अपने अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार पे ऑपरेट कराते हैं। इनफाइनाइट बस बार पे कोई भी अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो किस पे काम कर रहा होता है? इनफाइनाइट बस बार पे। इनफाइनाइट बस बार की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक्स कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट है तो यहां से पावर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। पावर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर इंक्रीज हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है मतलब साइन डेल्टा वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये पूछा जा रहा है, ये देखिए पावर एंगल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या पता लगाना है, पावर फैक्टर का पता लगाना है और आर्मेचर करंट का पता लगाना है। अब देखिए एक चीज और देखिएगा, अब इसे हम फेजर की हेल्प से समझते हैं। बाकी जो बचा हुआ आई ए और पावर फैक्टर है उसे फेजर की हेल्प से समझते हैं। हमने वोल्टेज को ले लिया रेफरेंस, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है बस। वोल्टेज को हमने ले लिया क्या, रेफरेंस। पावर फैक्टर हमारा कैसा दिया गया है, लीडिंग। पावर फैक्टर है हमारा लीडिंग, तो हमने करंट को क्या करा दिया, लीड करा दिया आई ए। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए एक्सेस, ये ईएमएफ इक्वेशन होता है। मतलब वी टी और आई ए एक्सेस का जो ड्रॉप है वो मिल के हमें क्या देगा, ई ए। तो ध्यान दीजिए यहां से आई ए एक्सेस ड्रॉप यानी कि रिएक्टिव ड्रॉप, रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा क्या होता है, करंट के साथ परपेंडिकुलर। तो ये हमारी करंट वाली एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, आई ए एक्सेस। तो इसके परपेंडिकुलर हमने लगा दिया क्या, आई ए एक्सेस। अब आई ए एक्सेस और वीटी को मिला के क्या बना हुआ है, ई ए। तो इसको हमने मिला दिया तो ये हमारा बन गया ई ए। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाइए। ये आई ए एक्सेस है और ये वाला टर्म है हमारा ई ए। अब आई ए और वीटी के बीच का जो एंगल है वो होता है पावर फैक्टर एंगल। तो हम मान लेते हैं फाई वन, ये आई ए वन है तो ये हो जाएगा ई वन, ई ए वन। और ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है डेल्टा, यानी कि यहाँ पे डेल्टा वन। ये दो तीन चीजें आप फिर से नोट कर लीजिएगा, वन लाइनर्स में काम आता है। जो डेल्टा है वो एंगल होता है किसके किसके बीच का, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के। इसे बोलते हैं लोड एंगल या टॉर्क एंगल डेल्टा को। फाई होता है एंगल बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। और एक साई होता है, ये होता है एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। ये साई क्या होता है, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ये याद रखिएगा, ये तीनों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे बोला क्या जा रहा है कि E की वैल्यू कांस्टेंट है, E की वैल्यू कांस्टेंट है, E की वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे अगर हम एक राउंडर रख दें और यहाँ पे एक सर्कल बना दें इस ईएमएफ को लेके, तो ये जो E की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इस सर्कल की रेडियस। और सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए आप, कांस्टेंट होती है, राइट। चलिए हमारा यहां से कंक्लूजन क्या मिला था कि जो आपका डेल्टा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा ये दोनों जुड़ गए हैं आपस में ना, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। वीटी और ये हो जाएगा हमारा फाई वन, और ई और वीटी के बीच का एंगल हो जाएगा डेल्टा वन। ये हो गया हमारा आई ए वन। अब अब हमें एक चीज यहां से पता चल गई है कि जो डेल्टा है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने डेल्टा को इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां पे लिख दिया ई ए टू। ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होता है, डेल्टा। तो ये हो गया डेल्टा टू। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा वन। ठीक। अब देखिए ये जो ईएमएफ है ये किसे ज्वाइन करता है, आईए एक्सेस ड्रॉप को। तो मान लेते हैं आईए एक्सेस ड्रॉप
यहां से आ रहा है, ये है हमारा IA2 एक्सेस ड्रॉप। और ये जो ड्रॉप है हमेशा क्या होता है, करंट के साथ परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा IA2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो IA2 की हमने डेल्टा को बढ़ाया, राइट, पहले डेल्टा वन हमारा इतना सा था, अब डेल्टा वन क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, मतलब हमने डेल्टा को बढ़ाया। तो ये IA1 एक्सेस और ये IA2 एक्सेस के बीच की लेंथ आप देख रहे हो क्या है, डिफरेंट है। मतलब फेजर से हमें ये पता चल रहा है कि IA2 एक्सेस की जो वैल्यू है वो बड़ी है IA1 एक्सेस से, और एक्सेस हमारा क्या है, कांस्टेंट। मतलब IA2 इज ग्रेटर देन IA1, मतलब हमारा आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए पावर फैक्टर देख लेते हैं लास्ट हमारा, phi1 हमारा यहां तक बन रहा है, और phi2 IA2 और VT के बीच का एंगल, ये हमारा phi2 है, phi2, मतलब phi2 यहाँ पे बड़ा है phi1 से, मतलब cos phi1 is less than cos phi2। पावर फैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पावर फैक्टर डिक्रीजेस। ये क्लियर हो गया, तो यहां से तीनों हमने निकाल लिया। अब देखिए इक्वेशन की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। हम जानते हैं कि पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, अगर हम पावर ट्रायंगल बनाते हैं, बेस होता है एक्टिव पावर, ये होता है रिएक्टिव पावर, ये होता है एपरेंट पावर, ये होता है पावर फैक्टर एंगल। तो यहां से tan फाई अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि Q अपॉन P। पावर फैक्टर एंगल क्या हो रहा है, tan इनवर्स Q अपॉन P। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो Q है वो क्या है, कांस्टेंट, और लोड बढ़ रहा है, मतलब एक्टिव पावर P इंक्रीज हो रहा है, P इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेट 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 वेट, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो रिएक्टिव पावर हमारा कांस्टेंट है, प्लस IA cos फाई का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पावर का VI cos फाई। अब यहाँ पे पावर तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो I cos फाई कांस्टेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये बस कांस्टेंट है, राइट। तो ये फेजर यूज करके आप जो IA फाई और डेल्टा है ये आप निकाल सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे भेजा था वो ये है कि एक थ्री फेज अल्टरनेटर है जिसका पोल पिच हमें दिया गया है 18 स्लॉट्स, और बोला जा रहा है कि जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच करी जा रही है 60 डिग्री से। मतलब शॉर्ट पिचिंग एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, और शॉर्ट पिचिंग एंगल क्या होता है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री। हमें पूछा क्या जा रहा है, कॉइल स्पान, यानी कि हमसे बीटा पूछा जा रहा है। हमें दिया क्या गया है, पोल पिच दिया गया है 18 स्लॉट, यानी कि 1 पोल पिच इज इक्वल टू 18 स्लॉट्स। और 1 पोल पिच होता क्या है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में। तो ये 18 स्लॉट्स हमें दिया गया है, मतलब 18 स्लॉट मिला के कितने एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो एक स्लॉट कितना एंगल बनाएगा, 1 स्लॉट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 10 डिग्री। तो 1 स्लॉट 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक स्लॉट
10 डिग्री का एंगल बना रहा है और एंगल मेड बाय स्लॉट को हम क्या बोलते थे, गामा, याद करिए, मतलब ये गामा की वैल्यू हमें दी गई है। शॉर्ट पिचिंग एंगल 60 डिग्री का है, तो स्लॉट्स के फॉर्म में बताइए, शॉर्ट पिचिंग एंगल 60 डिग्री का है तो इस 60 डिग्री में टोटल कितने स्लॉट्स आ रहे होंगे, एक स्लॉट 10 डिग्री का है तो 60 स्लॉट टोटल कितने, 60 डिग्री टोटल कितने स्लॉट मिलके बनाएंगे, 6 स्लॉट। तो अल्फा हमें मिल गया 6 स्लॉट्स, करेक्ट। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दोनों मिला के कितने स्लॉट कवर करते करते हैं, एक पोल पिच के बराबर। तो हमें दिया गया है एक पोल पिच बराबर 18 स्लॉट्स हैं और बीटा हमसे पूछा जा रहा है 18 माइनस अल्फा, अल्फा के कितने स्लॉट्स हैं, 6, तो बीटा हमें कितना मिल गया, 12 स्लॉट्स। ये आपका आंसर हो गया। बट अगर आपको आंसर में यहीं पे डिग्री में पूछ दिया गया होता तो बहुत आसान हो जाता आपके लिए, आप डायरेक्ट यहाँ से 12 स्लॉट हमें मिल रहा है ना कॉइल स्पान, तो डिग्री में क्या हो जाता, 12 इंटू एक स्लॉट 10 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बीटा हमारा हो जाता कितना, 120 डिग्री, राइट। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। जी देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आई थिंक मुझे किसने भेजा था, ये ऐड करके नाम है किसी का, @RM टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो इसका जो लिंक है वो मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि एक अल्टरनेटर है, अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड वोल्टेज, राइट। मैं सब कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए तो इसके लिए हम बनाते हैं फेजर। सबसे पहले हम बनाते हैं टर्मिनल वोल्टेज एज अ रेफरेंस। ये अल्टरनेटर दिया गया है तो अल्टरनेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ईए इज इक्वल टू वी टी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सएस। ये मैंने थियोरी में पढ़ाया हुआ है। बट अगर हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, रेजिस्टिव ड्रॉप भी तो जीरो हो जाएगा अगर हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो ई ए इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, वी टी प्लस आई ए एक्सएस। अब ये इक्वेशन का अगर हम फेजर बना लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने वी टी एज अ रेफरेंस ले लिया। अब अभी हमें क्या चाहिए, करंट, और पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए करंट टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या हो जाएगा, फेज में। अब हम बात करते हैं आई ए एक्सेस की, मतलब रिएक्टिव ड्रॉप। रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने अपना रिएक्टिव ड्रॉप बना लिया आई ए एक्सेस। ये देखिए करंट के साथ, ये करंट वाली एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई ए। जोड़ दीजिए, ये हमें मिल गया ई ए। और ये वाला एंगल कितना होता है, डेल्टा। अब यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड चेक करिए, ये बड़ा है या वी टी बड़ा है। तो यहाँ से हमें देखने से ये पता चल रहा है कि जो ई ए की वैल्यू है वो बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। तो ई हमारा बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू वी, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ 22% लोगों ने सही दिया था। ये शायद आप देख लीजिएगा, फोटो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है बच्चे ने। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है आज का। तो एक ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आर इक्विवेलेंट। तो जो एक्चुअल में क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ पे ए और बी के क्रॉस आपसे पूछा जा रहा है क्या, आर इक्विवेलेंट। आप एक काम करिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, बी तो है पहले से, इसे सी मान लीजिए। इस पॉइंट को या इसे डी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए। और ये वाला जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट है, बी के साथ कनेक्टेड है।
तो इसे भी आप बी मान लीजिए। अब आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन में ले लीजिए, ए बी सी और डी। हमें ए बी के क्रॉस चाहिए ना, तो ए और बी को सबसे किनारे ले लीजिए। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। और आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों शॉर्टेड है, यानी कि शॉर्टेड पॉइंट का वोल्टेज सेम होता है, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट है। शॉर्टेड पॉइंट को हम एक ही पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो सी और ए हमारा एक ही पॉइंट है और बीच में हमारा है पॉइंट डी। अब रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए। ए और डी के बीच में 20 ओम कनेक्टेड है, तो ए और डी के बीच में हमने 20 ओम कनेक्ट कर दिया। डी और सी के बीच में भी 20 ओम है, तो डी और सी ओम पॉइंट के बीच में भी 20 ओम है। सी और बी के बीच में 5 ओम है, तो सी और बी के बीच में 5 ओम है और बी डी के बीच में 10 ओम है। 10 ओम है। हमें निकालना किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, चारों ले लिया हमने। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो 20 और 20 पैरेलल में क्या बना देंगे, 10। मतलब ये आ गया 10 ओम। ये 10 और ये 10 क्या आ गए, सीरीज में। मतलब टोटल कितना हो गया, 20 ओम। तो अगर आपने ध्यान से देखा, तो ये 20 ओम और 5 ओम किस में आ गए, पैरेलल में। सो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई सॉरी मतलब 25, 5 5 सा 5 4। तो आर इक्विवेलेंट इसका 4 ओम आंसर आना चाहिए, राइट। तो अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो कल के लेक्चर में मैं आपको थ्योरी बता दूंगा। और भी आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप भेजते जाइए, मैं आपको वीडियो बना के उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता जाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।